हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आपके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं एमएड और बीएड के। तो बीएड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो हमने डाल दिए हैं, पहले ही डाल चुके हैं, 1 साल पहले ही। तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पेपर को सॉल्व भी कराया गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर थे उनको। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर की बात करें हम यहाँ। और ये जो हम पेपर डाले हैं ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। ठीक है, चूँकि आपके अभी तक जो पेपर हुए थे वो आपके थियोरटिकल थे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप थे, लेकिन इस बार जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, लेकिन अभी जो हम पेपर डाल चुके हैं 103 तक डाल चुके हैं, तो एक पेपर बाकी रह गया था, इसलिए हमने सोचा कि ये और डाल दूँ, ताकि आपके जो आगे आने वाले पेपर जो आएंगे ना, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर फिर खो जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। हमने सर्च किया, कई यूट्यूब चैनल देखे, और तो और हमने ये समझिए कि वेबसाइट पर भी चेक किया, लेकिन कहीं हमें प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिले थे एमएड के। ठीक है, तो हमने सोचा कि आप लोगों की सुविधा के लिए ये पेपर हम डाल दें यहाँ। ठीक है, तो आपके लिए डाले जा रहे हैं। एमएड की पूरी व्यवस्था आपकी यहाँ होगी, टेंशन मत लेना। असाइनमेंट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। 103 तक हमने असाइनमेंट यहाँ डाल दिए हैं। बीएड के लिए जैसा कि हम बार बार बताते हैं आपको कि बीएड के लिए, बीएड सेकेंड ईयर के लिए आपको सारी फाइल्स, सारी चीज़ यहाँ मिल जाएंगी, A to Z। बीएड सेकेंड ईयर के लिए ध्यान रखना, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इस चैनल पे आकर बस बीएड से रिलेटेड पहुंचना है। प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें लगभग 68-69 शायद वीडियो हैं, उससे आप चेक करना। वहाँ बीएड सेकेंड ईयर की सारी चीज़ मिलेगी आपको। क्या जानकारी है बीएड सेकेंड ईयर में, कौन सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, कितने फाइल्स बनते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो बीएड सेकेंड ईयर की। इसके अलावा आपको जो एमएड की हम बात करें तो एमएड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो पहले हमने प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल दिए हैं, 101, 102, 103 तक डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। तो 104 जो पेपर है वो हम अभी डाल रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके हो जाएंगे। दूसरा, आपके असाइनमेंट भी इन 4 पेपर के बनेंगे, तो 3 असाइनमेंट हम पोस्ट कर चुके हैं। बाकी एक जो लास्ट असाइनमेंट रह गया 4 नंबर का, उसे हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, कल। ओके, और इसके अलावा आपको एमएड के लिए पढ़ना किससे है और कैसे पढ़ना है, तो पहले हम यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप सारी चीज़ डाल देंगे अभी, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी डालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये पेपर हम इसलिए लेकर आए हैं कि आगे चल के आपको इसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, तो आप इसको देख लीजिएगा पेपर आता कैसा है। ठीक है, इस साल तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव होना है, लेकिन इन लोगों का पता नहीं कुछ, ये चाहे जब कुछ भी चेंज कर देते हैं। कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर कह दिया ऑब्जेक्टिव होगा। अब ऑब्जेक्टिव वाली जो वहाँ पर जो उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी, जो उन्होंने अधिसूचना जारी की थी, वो भी हटा ली है। तो भैया भरोसा को नहीं कि कौन सा पेपर किस तरह का होना है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार अपना इस बार का पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पेपर डाल दिए जा रहे हैं, आप देख लेना, हो सकता है इससे आपके कोई हेल्प हो जाए। और प्रीवियस ईयर के पेपर पता होना ही चाहिए लोगों को कि कैसे हुए थे पहले। ठीक है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। अब ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव, आपके लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए कि क्या है ये पेपर 104 है, क्योंकि 103 तक हम डाल चुके हैं, 104 है ये। आप देख पा रहे होंगे, पेपर का नाम है मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट। ठीक है, यहाँ रिसर्च के बारे में सारी बात की जाती है। 17-19 का ये पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 5 यूनिट हैं, यहाँ टोटल 5 यूनिट हैं, आप देख लीजिए। और हर यूनिट में आपको 3-3 प्रश्न मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 3 पंजे 15 प्रश्न हैं आपके। और यहाँ दे रखा है कि प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले ये लोग बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे और टोटल उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से 3 करने होंगे, ये था। और जो पहली यूनिट होगी वो कंपलसरी होगी, और बाकी के आप जो चाहो सो कर सकते हैं, ऐसा कुछ था इनका। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इन्होंने कह दिया है। ठीक है, लेकिन पता नहीं कब चेंज कर लें, ये भी नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोग देख लीजिए, 104 ये पेपर है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का। तो यूनिट फर्स्ट में जो 3 प्रश्न आए हैं वो आप यहाँ ले लीजिए, लिख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा हो जाए आगे के लिए, आपको पता रहे कि आपके पेपर में पहले क्या आया था। अच्छा देखो, ये प्रश्न यदि आप अभी उतार नहीं पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और लेकिन फिर एक कॉपी में लिख जरूर लिया करो कि पहले प्रश्न ये आए थे। इससे आपको बड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और हमें क्या तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, ये जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न वैसे तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर हम बोल के बता देते हैं। पहले प्रश्न में लिखा है, अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में मौलिक, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान की सोदाहरण यानी कि उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है।
यूनिट फर्स्ट में से हम देख रहे हैं। सेकंड प्रश्न है शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक अनुसंधान की व्याख्या करें, ठीक है। तीसरा प्रश्न है चर क्या है, यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हो ना, वही 2-3 वेरिएबल्स होते हैं ना, हाँ जानते होंगे, स्वतंत्र और परतंत्र और मध्यस्थ चर, इस तरह से होते हैं ना। तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न को देखिए, चर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, शैक्षिक अनुसंधान में विभिन्न चरों की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 3 प्रश्नों के पहली यूनिट में से। अब सेकंड यूनिट जो है उसमें से भी 3 प्रश्न आएंगे। ये देखिए सेकंड यूनिट ये है और सेकंड यूनिट में ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। वैसे तो क्लियर नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो हम बोल के बताते हैं। यहाँ लिखा है शिक्षा में अनुसंधान समस्याओं को पहचानने के स्रोत क्या हैं। शिक्षा में अनुसंधान समस्याओं को पहचानने के स्रोत क्या हैं, आप कैसे निश्चय करेंगे कि कोई दी गई समस्या अनुसंधान करने योग्य है, ठीक है। उदाहरण सहित समझाइए, ओके। यह है चौथा प्रश्न और यूनिट सेकंड का पहला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान में संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण का क्या महत्व है। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के स्रोतों को लिखिए, ठीक है। आगे देखिए छठवां प्रश्न है शोध समस्या से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इधर रखा है इसमें, शोध समस्या से आप क्या समझते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। शोध उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी शैक्षिक अनुसंधान की समस्या लेकर 5 उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। ये 3 प्रश्न इसके हो गए, यानी कि टोटल 6 प्रश्न आपने देख लिए यूनिट सेकंड तक। अब यूनिट थर्ड है, तो यूनिट थर्ड में क्या प्रश्न है देखते हैं। यूनिट थर्ड का पहला प्रश्न है और इस पेपर का 7वां प्रश्न क्या है, परिकल्पना क्या है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, एक अच्छी परिकल्पना के गुण लिखिए, ठीक है। 8वां है परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। शैक्षिक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की सोहादरण यानी कि उदाहरण सहित सोदाहरण व्याख्या कीजिए, ठीक है। परिकल्पना के बारे में बताना है। तो यहाँ आपने 8 प्रश्न देख लिए और यूनिट थर्ड का 2 प्रश्न देख लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड का थर्ड प्रश्न ये है, यानी कि इस पेपर का 9वां प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पना की क्या भूमिका है। यहाँ हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताना है। शैक्षिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली नकारात्मक परिकल्पना तथा शून्य परिकल्पना में अंतर क्या बताइए, ठीक है। और ये हो गया आपके 9 प्रश्न। अब यूनिट फोर्थ के प्रश्न आते हैं आपके सामने। टोटल 3 प्रश्न हैं, आप यहाँ देख लीजिए। और इस पेपर का 10वां प्रश्न शैक्षिक अनुसंधान के लिए न्यायादर्श का चयन करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। न्यायादर्श का चयन करना क्यों आवश्यक, सैम्पलिंग क्यों की जाती है, ये पूछ रहे हैं। समस्या संभाव्य न्यायादर्श तथा असंभाव्य न्यायादर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 11वां प्रश्न है न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। न्यायादर्श का चयन करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। आप किसको सर्वोत्तम समझते हैं और तथा क्यों, ठीक है, ये बताना है आपको। आगे देखिए 12वां प्रश्न है विश्वसनीय न्यायादर्श की कसौटियाँ बताते हुए, पेपर बहुत मज़ेदार है, ठीक है। विश्वसनीय न्यायादर्श की कसौटियाँ बताते हुए न्यायादर्श की त्रुटियों को कम करने की प्रविधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 12वां प्रश्न था ये। अब लास्ट यूनिट फिफ्थ यूनिट में भी 3 प्रश्न हैं, आप देख लीजिए। पहला प्रश्न जो है वो ये है 5th यूनिट का और यहाँ का 13 प्रश्न है, 13वां इस पेपर का। यहाँ लिखा है शोध प्रस्ताव रूपरेखा से क्या अभिप्राय है। शोध प्रस्ताव का मतलब रूपरेखा, ठीक है, यानी कि सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल। इससे क्या अभिप्राय है, एक उत्तम शोध प्रस्ताव की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। 14वां प्रश्न है शोध प्रस्ताव तैयार करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है। अब जो 5th यूनिट आपने जो देखा है, तो 5th यूनिट के 2 प्रश्न तो ये हो गए, रह गया थर्ड यानी तीसरा प्रश्न रह गया और इस पेपर का 15वां प्रश्न रह गया, क्योंकि टोटल 15 ही तो प्रश्न है, ठीक है। तो ये देखिए ये है, इसमें यहाँ टिप्पणी लिख रही है आपको। टिप्पणी किस पर लिखनी है, फुट नोट्स क्या होते हैं, यानी टिप्पण क्या होता है, संदर्भ क्या होता है, यानी रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस आप सारी चीज़ बताओगे कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, ठीक है। आप देखते हो ना कि सबसे पहले किसी राइटर का नाम लिख दिया, या उसके बाद ये बुक कहाँ पब्लिश हुई कहाँ से, फिर वो जगह कौन सी थी, ये मतलब जो इसका सीक्वेंस है उस हिसाब से आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर 104 कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर आता कैसा है, डेस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप हर तरह का कर ले जाओगे, ठीक है। और हाँ, इस एमएड की तैयारी के लिए आपको क्या करना है कि हम यहाँ पर पूरे पेपर डाल देंगे, ठीक है। 4 पेपर पूरे डाल देंगे, जिसे आप पहले थ्योरी बेस पढ़ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना, ठीक है। पहले थ्योरी बेस हम यहाँ डालेंगे, अब कल से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें आपके लिए जो 104 का असाइनमेंट रह गया है, 104 का वो और कल डालना। हम थोड़े बिजी थे, इस वजह से भैया क्षमा प्रार्थी हूँ, हम यहाँ असाइनमेंट नहीं डाल पाए, थोड़े क्या बहुत बिजी थे हम, तो हम कोशिश करेंगे कल यहाँ डाल दें, ठीक है। अच्छा, और कोई बात हो कुछ कहना हो
तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थोड़ी जल्दी जल्दी बात हो रही है ना, समझ तो आ रही है। चलो समझ लीजिए, ठीक है। और समझ लिया करो, बहुत दिन हो गए मिले हुए ना, समझ लिया करो। कुछ शब्द भी गड़बड़ आ जाते हैं ना, लेकिन आप लोग अपने हो तो समझ ही जाओगे, ठीक है। और दोबारा से हम रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते कि एक बार में ही आप समझ जाओगे तो दोबारा काहे रिकॉर्ड किया जाए, ओके। जब बहुत मजबूरी पड़ती है तब हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब ये कोई भी, जब हम यहाँ पर अपलोड करें और अपलोड ना हो पाए तब हमें दोबारा से वीडियो बनानी पड़ती है। वैसे हम कोशिश ये करते हैं एक बार में ही हो जाए। तो यहाँ भी, यहाँ कुछ शब्दों में गड़बड़ी होती है, लेकिन आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज्ञानी, समझ जाएंगे। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।